हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों, कुछ बच्चे हमें बोल रहे थे कि हिंदी के लिए भी वीडियो बनाइए, हिंदी पर भी वीडियो बनाइए, हिंदी के टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाइए। आपकी डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की पहली वीडियो, जो कि हिंदी के विकास से संबंधित है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी आपके आगे समझ में आएगा। कि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक हिंदी का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है, भाषा की जरूरत होती है। अब आपसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये क्या है? ये साधन है जो हमारे पास, भाषा ही तो है। तो दोस्तों, भाषा के बिना हम विचारों के आदान प्रदान की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब बिना भाषा के अपने विचारों का आदान प्रदान की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक भाषा ही है जो मनुष्य का विकास करती है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कोई भी अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों वहाँ हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक भाषा की तो जरूरत पड़ती है। लोगों से हमें अपने विचारों का आदान प्रदान की, उन्हें किसी साथ कम्युनिकेशन करने की, तो उसके लिए हमें दोस्तों एक भाषा की जरूरत पड़ती है। तो कह सकते हैं हम, बिना भाषा के मनुष्य का विकास संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, मनुष्य आदिकाल से लेके, यानी आदि मानव काल से लेके आज आधुनिक काल में जो प्रवेश कर गया है, तो दोस्तों उसका इतना विकास हुआ है भाषा के ही द्वारा हुआ है। आज हम पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये क्या है? भाषा के द्वारा ही तो होता है। हम वहाँ जाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, तो जब तक हमें दोस्तों वहाँ की भाषा नहीं पता होगी तो हम क्या नहीं कर सकते? वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उन लोगों से बात नहीं कर सकते, उन लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते जब तक हमें उनकी भाषा नहीं पता होगी। तो दोस्तों, भाषा इंसान के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है हमारे विकास में। एक भाषा ही है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। तो हम बात करने वाले दोस्तों अपनी हिंदी भाषा के बारे में, अपनी हिंदी भाषा के बारे में। तो दोस्तों, यदि बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी हमारी एक भाषा है। और दोस्तों, तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दुनिया की भाषा है, यानी दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो दोस्तों, इस समय प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी है, जो कि पहले चीन की मंदारिन भाषा थी। तो इस समय दोस्तों पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है वो अंग्रेजी भाषा, और दूसरे नंबर की बात करें तो चीन की मंदारिन भाषा है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारी हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वर्ल्ड की। तो दोस्तों, आज अपने हिंदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपनी हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा दोस्तों, अगर हिंदी भाषा के विकास का बात करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो दोस्तों, हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण अगर करें हम आकृति या रूप के आधार पर, अगर बात करें आकृति या रूप के आधार पर बात करें तो हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। यानी कि दोस्तों, हिंदी कोई अपने शब्दों से बनी भाषा नहीं है, इसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द है, यानी बहुत सारी भाषाओं के शब्द लेकर ये भाषा बनी है, ये भाषा बनी है। तो दोस्तों, इसलिए इसे वियोगात्मक भाषा या विश्लिष्ट भाषा कहते हैं, क्योंकि इसके अपने कोई शब्द नहीं है, बहुत सारे भाषाओं के शब्द मिलकर बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई भाषाओं के इसमें शब्द समाहित है, तो कई भाषाओं के इसमें शब्द समाहित है, तब जाके हमारी हिंदी बनी है। तो इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा गया है। जैसे कि हमारी संस्कृत है, तो संस्कृत पूरी तरह से हमारी विशुद्ध भाषा है, पूरी तरह से विशुद्ध भाषा है, तो उसे हम वियोगात्मक भाषाएं नहीं कह सकते दोस्तों। जबकि हिंदी हमारी क्या है? वियोगात्मक भाषा है, यानी कई भाषाओं के इसमें शब्द समाहित है। तो अगर बात करें दोस्तों, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो दोस्तों, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला है भारतीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार, और चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। तो दोस्तों, ये 4 परिवार हमारे भारत में पाए जाते हैं, यानी 4 परिवार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं भारतीय परिवार की बात करता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा ये समूह है भारतीय, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं इसी भारतीय परिवार की बोली जाती है। सबसे बड़ा भाषा परिवार अगर बात करें तो भारतीय, जिसमें दोस्तों हमारी ग्रीक आ जाती है, इटैलिक आ जाती है, और हमारा जो बात करें हम हमारा हिंद ईरानी, यानी कि हमारी जिसमें हिंदी आ जाती है। तो दोस्तों, ये भाषा परिवार है हमारा भारतीय भाषा परिवार। तो सबसे बड़ा परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय परिवार। तो भारतीय का मीन्स दोस्तों भारत और यूरोप, यानी हिंद यूनानी या हिंद ईरानी कह सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय भाषा परिवार की बात करें तो भारतीय भाषा परिवार में जैसे हिंदी आ जाती है हमारी हिंदी,
बांग्ला, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो दोस्तों ये हमारे भारत के भारतीय परिवार में ये भाषा जाती है, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो ये हमारे भारतीय परिवार में आती है। और दोस्तों ये लगभग 73% 73% भारत में बोली जाती है, यानी सबसे बड़ा भाषा परिवार है हमारा भारतीय भाषा परिवार। अगर द्रविड़ की बात करें दोस्तों हम, तो द्रविड़ में कौन कौन आते हैं, जैसे तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये दोस्तों ये आते हैं द्रविड़ के अंदर, द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये भारत में लगभग 25% बोली जाती है, भारत में 25% बोली जाती है। अगर ऑस्ट्रिक की बात करूं तो तीसरे नंबर के ऑस्ट्रिक परिवार के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसमें जैसे हमारे मध्य भारत की कुछ जनजातियां हैं तो जिनमें ऑस्ट्रिक भाषाएं बोली जाती है, यानी ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हो गया खासी, हो गया हमारा मुंडा भाषा होगी। तो ये दोस्तों ये भाषाएं ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। तो ये लगभग 1.3% 1.3% हमारे भारत में बोली जाती है। और बात करें चीनी तिब्बती, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार लगभग हमारे 0.7% हमारे भारत में बोली जाती है। तो दोस्तों अभी हमने कहा हिंदी क्या है, हमारे भारतीय परिवार की भाषा है, भारतीय परिवार की भाषा है। तो यानी दोस्तों भारतीय के ये भारत ईरानी यानी इंडो आर्यन हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य उपशाखा की एक क्या है भाषा, यानी हिंद ईरान से, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे भारत के जो व्यापारिक संबंध थे तो सबसे पहले किससे थे, ईरान से। ईरान से यानी कि फारस बोल सकते हैं हम। तो फारस से सबसे पहले हमारे भारत के क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, यानी ईरान से ही हमारा क्या होता था, व्यापार होता था सबसे पहले। तो वहां से क्या हुआ दोस्तों, उनके जो शब्द है हमारे भारत में क्या है प्रचलन में आए, हमारे भारत में प्रचलन में आए। तो उन्हीं से दोस्तों आगे चलकर हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो बात करते हैं दोस्तों हम भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो दोस्तों भारतीय आर्य भाषा की बात करूं तो मैं हमसे 3 खंडों में बांट सकते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करो तो इसका जो काल मानते हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। तो दोस्तों जिसमें जैसे हम बात कर सकते हैं इसका, तो इसमें आती है हमारी दोस्तों वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो कि वेदों में लिखी गई है, वैदिक संस्कृत यानी वैदिक काल की संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जिसका काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका अन्य नाम छांदस भी बोला जाता है दोस्तों, इसको अन्य नाम क्या है, छांदस भी है। और दोस्तों पाणिनि ने क्या कहा से, पाणिनि ने क्या कहा है, यस कहा है। पाणिनि ने क्या कहा है, इसे यस कहा है। आपको दोस्तों पता है पाणिनि क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक है, जो कि व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है, पाणिनि द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसे यस कहा है पाणिनि ने। अगर बात करें इसी को प्राचीन भारतीय दूसरा पार्ट इसका है, तो इसे कहा गया है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत तो कहा गया है लौकिक संस्कृत, यानी लोकों में जो प्रचलित संस्कृत है उसे कहा गया है लौकिक संस्कृत। तो इसका अगर काल बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा, इसे कहा गया है संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा। पाणिनि द्वारा क्या कहा गया है, इसे संस्कृत भाषा कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषा को हम 3 भागों में यानी 3 खंडों में बांट सकते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रथम प्राकृत काल, जो पहला प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल और द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। तो प्रथम प्राकृत काल में किसका हुआ है विकास, पाली भाषा का विकास हुआ है। पाली भाषा का विकास हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी इसका काल माना जाता है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी इसका काल माना जाता है। और दोस्तों अगर बात करें ये भारत की प्रथम देश भाषा है, अगर प्रथम भारतीय भाषा की बात करें यानी तो वह है पाली। और भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए थे, अपनी पाली भाषा में। अब द्वितीय प्राकृत काल की बात करें तो यहाँ विकास हुआ है प्राकृत भाषा का। तो यहाँ विकास हुआ है दोस्तों प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा अगर बात करें 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसका काल माना जाता है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसका काल माना जाता है। और दोस्तों अगर बात करें महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए थे, अपने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए थे। बुद्ध की भाषा कौन थी दोस्तों, पाली थी। बुद्ध की भाषा कौन सी थी, पाली थी। और महावीर स्वामी की भाषा कौन थी, प्राकृत। अगर बात करें दोस्तों तृतीय प्राकृत काल के बारे में, यानी तृतीय प्राकृत काल, तो इसमें दोस्तों अपभ्रंश
और अवहट, अपभ्रंश और अवहट, इन दो भाषाओं का विकास हुआ है, अपभ्रंश और अवहट का। तो अपभ्रंश का मीन्स हो गया पतन, तो अपभ्रंश का मीन्स हो गया पतन। इसका मतलब ये नहीं कि इसका पतन हो गया, तो इसका मीन्स है कि प्राकृत भाषा का पतन हुआ है तो उससे अपभ्रंश निकला है, यानी अपभ्रंश का जन्म हुआ है। जब किसका, प्राकृत भाषा का पतन हुआ तो उससे अपभ्रंश का जन्म हुआ है। तो उसी को दोस्तों अगर हम बात करें तो अपभ्रंश का ही विकृत रूप, अपभ्रंश का बिखरा रूप या विकृत रूप को ही क्या कहा हमने, अवहट कहा है, अवहट कहा गया है। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो इन्हें संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों संक्रमण हो रहा था एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो इन्हें संक्रमणकालीन भाषा भी कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक का काल जो माना जाता है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का माना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम, इसमें हमारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सब क्या है दोस्तों, इसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है, इसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। हम इसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 बांटते हैं प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी जो कि 1100 से 14 ईस्वी का काल माना जाता है, प्राचीन हिंदी। तो उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, तो मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो 1400 से 1850 ईस्वी इसका काल माना जाता है। और आधुनिक हिंदी अगर बात करें हम तो 1850 ईस्वी से अब तक का जो काल है वो आधुनिक हिंदी का माना जाता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ाया कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, सबसे पहले संस्कृत भाषा बनी, उसके बाद क्या आई हमारी पाली भाषा आई, उसके बाद पाली भाषा आई, तो उसके बाद आई दोस्तों प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या है अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से क्या है अवहट आया, फिर अवहट से बनती है दोस्तों हमारी हिंदी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे आदि भाषा कौन सी होगी, संस्कृत। तो दोस्तों सबसे आदि भाषा हुई संस्कृत, सबसे आदि, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो उसके बाद आती है दोस्तों पाली, उसके बाद क्या आती है पाली, पाली के बाद फिर क्या आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद किसका विकास होता है अपभ्रंश का, अपभ्रंश का विकृत रूप कहें तो हम अवहट हो गया, और अवहट के बाद क्या आती है दोस्तों हिंदी, जो हमारी आधुनिक हिंदी है। यानी कि दोस्तों हमारी हिंदी की आदि जननी क्या है संस्कृत, हमारी हिंदी की आदि जननी क्या है संस्कृत, पाली की आदि जननी क्या है संस्कृत, प्राकृत की आदि जननी क्या है संस्कृत, अपभ्रंश की आदि जननी क्या है संस्कृत। तो इनकी सबकी आदि जननी क्या है संस्कृत, यानी हमारी हिंदी की आदि जननी हुई संस्कृत। तो ये हुआ दोस्तों, इस प्रकार हमारे संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। पहले पाली बनी संस्कृत से, फिर क्या बना उसके बाद प्राकृत भाषा बनी, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, और फिर उसके बाद आई हमारे दोस्तों हिंदी, हमारी हिंदी। तो ये थी हिंदी की बेसिक जानकारी, तो ये थी हिंदी की दोस्तों बेसिक जानकारी। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिए यदि आप चैनल पर नए हैं। और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे जो भी हम अपडेट्स करते हैं चैनल पर वो समय समय पर मिलते रहे। और दोस्तों मन लगा के मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।